मुझे आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला है। मैं आज डिटेल में आप सब लोगों को बताऊंगा कि मैं गैलवे में आने से पहले क्या था और किस तरीके से मैं गैलवे में आकर के आज इस मुकाम पे हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ही कहूँगा, आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप पूरे एकाग्र के साथ आज की सेशन पे पूरा ध्यान लगाएं और जो आपके लिए ज़रूरी होगा उसको अपने जीवन में लागू करें, इस बिज़नेस में लागू करें और आप तरक्की हासिल करें। और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, तो दोस्तों बाहर में डस्टबिन पड़े होते हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। मेरा नाम राजकुमार पंडित है और मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। इस गैलवे में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, मेरी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई मैं बहुत दिल से करा करता था और दिल से पढ़ाई करने के पीछे वजह था क्योंकि काफ़ी गरीब घर से मैं था और मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे शिक्षक सब लोग मुझे एक ही बातें बोला करते थे कि बेटा पढ़ाई-लिखाई करो, जब अच्छी तरीके से पढ़ाई-लिखाई करोगे तो अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। इस बातों को ध्यान में रखते हुए दिल से पढ़ाई मैं कर रहा था। दोस्तों, सोच था कि किसी तरीके से जॉब लग जाएगी, जहाँ से 10-12 हज़ार रुपए कमाएँगे, ये सोच था। जब मैं 10 का एग्ज़ाम दिया, हमारे बिहार में मैट्रिक बोलते हैं, जब मैं मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद जो 2-3 महीने का जो टाइम लग जाता है रिज़ल्ट निकलने में, उस बीच में मुझे लगा कि मैं अलग शहर ज़रा घूम कर के आता हूँ। तो हमारे कुछ दोस्त लोग अलग-अलग शहर में रहते थे। तो दोस्तों उसी बीच में मैं चंडीगढ़ चला गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 2007 की। मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया। पहला दिन जो मैं काम करने के लिए गया, तो पेंटर का काम था। तो सबसे पहले मुझे जो कारीगर थे, वो पत्ती दे दिया दीवार साफ करने के लिए। मैं चंडीगढ़ आया था, बहुत ज़्यादा खुश भी था और परेशान भी था। खुश इस बात से था, शहर घूमने का शौक था और परेशान इस बात से था, घर में मम्मी की याद आ रही थी, पिताजी की याद आ रहा था और दोस्त लोग का याद आ रहा था। पहला दिन जब मैं पेंट का काम करने के लिए गया, 1 दिन का दिहाड़ी ₹50 था। बहुत मैं खुश होकर के काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग पे जा कर के जो मैं काम कर रहा था, तो मैं कुछ कारीगर को देख रहा था, वो बाहर से पेंट कर रहे थे। ऊपर से कुछ लोग रस्सा से उनको खींच करके रखा था और वो पेंट कर रहे थे। तो मैं अपने कारीगर से पूछता हूँ कि क्या काम सीखने के बाद मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा? तो जो मेरे कारीगर थे, बोले कि अंदर से तो पेंट हो जाता है, लेकिन बाहर से पेंट करने के लिए इसी तरीके से करना पड़ता है। तो मैं अपने कारीगर को कुछ बोला नहीं, लेकिन अपने आप से मैं बात किया। Recording in progress. अपने आप से मैं बात किया कि ये मेरा पहला दिन है और आखिरी दिन है। ये काम मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि इस काम में खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगले दिन मैं वो पेंट का काम करने के लिए नहीं गया। अगले दिन का मेरा प्लानिंग कुछ और था। हमारे कुछ दोस्त लोग पीओपी का काम करते थे, चंडीगढ़ में ही, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का। तो उस समय तो मोबाइल फ़ोन वगैरह मेरे पास था नहीं, लेकिन मार्केट में उस समय वो कॉइन डाल करके जो बात करना होता था, सिक्का डाल करके, ये मार्केट में लगभग हर जगह पे हुआ करता था। तो अपने कुछ दोस्तों का नंबर मैं लेकर के गया था, अपने दोस्तों को कॉल मिलाया। तो हमारे दोस्त जो थे वो बोले कि बताओ भाई कहाँ पे हो? मैं बोला चंडीगढ़ में हूँ, आप कहाँ पे हो? वो अपना एड्रेस दिया।
उसके पास में गया, फिर मैं उससे पूछा आप क्या करते हो? वो बोला मैं पीओपी का काम करता हूँ। मैं बोला भाई मैं भी पीओपी का काम करूँगा। पीओपी के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ जानकारी था नहीं, बस जानते थे कि पीओपी होता है। पढ़ाई किए थे तो प्लास्टिक और पेरिस के बारे में बस थोड़ा बहुत जानकारी था, पर होता क्या है, कैसे होता है, पूरा उस तरीके से जानकारी था नहीं। सबसे पहले दोस्तों मुझे हेल्पर ने लगा दिया, पीओपी का मसाला बनाना पड़ता है। मैं बहुत खुश होकर के मसाला बना रहा था, लेकिन मसाला बनाना भी एक कला है। मसाला बनाने के लिए आता नहीं था। धीरे-धीरे मसाला बनाने के लिए सीखा। और जो मेरे कारीगर थे, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो जब भी मुझे मौका मिलता था ना, तो मैं ऊपर चढ़ करके कॉर्निश खींचने का प्रयास करता था, मॉडलिंग खींचने का प्रयास करता था, गोला बनाने का प्रयास करता था और कुछ मैंने धीरे-धीरे सीख लिया। वहाँ पे 1 दिन की दिहाड़ी मुझे जो मिल रहा था, वो मिल रहा था 1 दिन का दिहाड़ी ₹60। पीओपी का काम मैंने 3 महीना किया, साइड का काम था। बहुत घूमने को मिलता था, घूमने में बड़ा मज़ा आता था, इसलिए मैं खुशी-खुशी करता था। 3 महीना में 8-10 जगह मैंने घूम लिया। चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, पटियाला, जम्मू में एक जगह है लुपिन, इसके अलावा शिमला में एक जगह है बद्दी, देहरादून में एक जगह है हरिद्वार। इस तरीके से अलग-अलग साइट पे मैंने 3 महीना मैंने काम किया और 3 महीना जो मैंने काम किया, 3 महीना में 67 यानी कि ₹6700 मैंने कमाया। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 महीना मैंने पीओपी का काम किया और 3 महीना में 67 ₹6700 मैंने वहाँ पे कमाया। उसी बीच में मेरा रिजल्ट निकल गया था मैट्रिक का, तो घर से कॉल भी आ रहा था कि अब एडमिशन भी करवाना है। तो दोस्तों मुझे चंडीगढ़ से घर आना था, तो होता है ना हर युवा का कुछ ड्रीम होता है। जैसे आप लोग गैलवे में काम को शुरुआत किए हैं, तो आप लोग के पास ड्रीम है, मेरे पास भी ड्रीम था। ड्रीम था मोबाइल फ़ोन खरीदने का, कि मैं चंडीगढ़ से जाऊँगा घर पे, तो ऐसे कैसे जाऊँगा मोबाइल फ़ोन मेरे पास होना चाहिए। उस समय मार्केट में नोकिया कंपनी छाई हुई थी, पूरी ज़ोरों-शोरों से हर जगह पे नोकिया कंपनी। दोस्तों मैंने चंडीगढ़ का एक बहुत अच्छा मार्केट है, 17 सेक्टर जिसको लोग 17 सेक्टर के नाम से जानते हैं। नोकिया के शोरूम में गया और 1600 मॉडल नोकिया का फ़ोन खरीदा, 1600 मॉडल। वो करीब 1700-1800 रुपए के आस-पास पड़ा था, जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा था। उसके बाद जो भी अपना कपड़ा वगैरह लिया और उसी बीच में मैं घर आ गया। बगल से गाड़ी जा रही है, इसकी वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है। जी, तो दोस्तों उसी बीच में मैं घर पे आया और जब घर पे आया, तो मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, वो पैसा मैंने अपनी मम्मी को दिया और जब मैंने मम्मी को दिया, मम्मी बहुत खुश हुई। पहली बार मैं बाहर गया था और बाहर में जा कर के मैंने मम्मी को हाथ में जो पैसा दिया, बहुत खुश हुई। वो करीब लगभग 2000 के आस-पास मेरे पास बचा हुआ था। वो पैसा मैंने 2007 में मम्मी को दिया था। दोस्तों उसी बीच में मुझे गैलवे में आने का मौका मिला। मैं जब घर पे आया था, तो अपना एडमिशन करवाया था और इंटर में मेरी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई के समय में ही जो मेरा क्लास का दोस्त था मुझे गैलवे के बारे में बताया। बोला एक मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, जहाँ पे काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो इस तरीके से मुझे जो है ना मोटिवेट किया, बोला एक साथ हम लोग पढ़ाई किए हैं और एक साथ वहाँ पे काम भी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत शानदार काम है और पार्ट टाइम में काम भी करेंगे और साथ के साथ पैसे भी कमाएँगे और अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। जब मुझे इस तरीके से बताया, मैं बोला भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसकी अप्रोच बहुत अच्छा था। वो इस तरीके से मुझे मोटिवेट किया और मैं फाइनली गैलवे का प्रेजेंटेशन भागलपुर में जाकर के देखा। जब मैं गैलवे का प्रेजेंटेशन देखने के बाद मेरा दिमाग खुला का खुला रह गया।
दोस्तों वहां पे डिटेल से लीनियर और लेवरेज के बारे में बताया जा रहा था, डिटेल से। लीनियर लेवरेज जैसे शब्द मैंने बाहर में कभी सुना नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से जो सर प्रेजेंटेशन ले रहे थे, एक्सप्लेन किए थे, उनकी बातें मेरा दिमाग में बहुत अच्छे से घुस रहा था। दोस्तों मुझे समझ में आया कि जहां पे मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था, वहां पे मैं काम करता था और मेरी तरह बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और मेरे ठेकेदार अच्छे पैसे कमा रहे थे और वो बाइक से चलते थे और हम लोग जाते थे साइड पे काम करने के लिए साइकिल से। यानी हम लोग काम करते हैं और हमारा समय अपने ठेकेदार के जो है हमारा समय उनके समय के साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर के वो ज्यादा पैसे कमा रहे थे। हमारी तरह उनके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मुझे समझ में आया कि बाहर में लेवरेज करने के लिए कोई ठेकेदार या कोई उस तरीके का बड़ा काम मुझे करना पड़ेगा, जहां पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन गैलवे में एक तुच्छ यानी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके यहां से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, बड़े पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैं प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद शेयरिंग सेशन हुआ। जो शेयरिंग सेशन होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं वो शेयरिंग में आते हैं। बहुत सारे लोग शेयरिंग में आए। ईडी लोग स्टेज पे आए, एसडी लोग स्टेज पे आए, लेकिन ईडी और एसडी की शेयरिंग से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आरडी लोग शेयरिंग करने के लिए आए, रुपए डिस्ट्रीब्यूटर। जो आरडी की शेयरिंग हो रहा था उसमें से कुछ लेडी भी आई। आरडी लेवल पे बहुत सारे लोग आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं प्रभावित हुआ था सुभद्रा दीदी की शेयरिंग से। उस समय आरडी लेवल पे थी, अभी वो ग्लोबल डायमंड है। वो अपने बारे में बताने लगी कि मैं इस कंपनी में आने से पहले सब्जी बेचा करती थी, सब्जी उगाया करती थी, और आज मैं इस कंपनी में आरडी लेवल पे काम कर रही हूं। और मेरे पिछले महीने का जो इंसेंटिव है वो है 64,000 रुपए का। दोस्तों गांव का लड़का, मैंने कभी इतनी बड़ी रकम सुना नहीं था, सुना भी नहीं था, देखने की तो बात बहुत दूर की है। मैं सोचा कि एक अनपढ़ महिला अंगूठा छाप आरडी बन सकती है, 64,000 कमा सकती है। मैं तो इंटर में पढ़ रहा हूं, जब ये कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। एकदम मेरा मोटिवेशन लेवल आकाश में, बहुत एक्साइटेड। मैं तो भाई काम करूंगा, पूरा एक्साइटेड था। आरडी लेवल पे बहुत सारे लोग शेयरिंग किए, लेकिन उनकी शेयरिंग से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब आए डीडी यानी कि एलडीडी। उस समय ज्यादा बिहार में डायमंड थे नहीं। एलडीडी जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर, जो कि आज की डेट में ग्लोबल डायमंड है, उस समय वो एलडीडी थे और एलडीडी लेवल पे वो शेयरिंग करने के लिए आए। अपने बारे में वो डिटेल से बता रहे थे, जो भी अपने लाइफ में काम किए थे सब बता रहे थे कि मैंने अंडा भी बेचा, मैंने टमटम घोड़ा भी चलाया, मैंने सिंदूर टिकली भी बेचा, मसाला भी बेचा, मसाला का फैक्ट्री भी चलाया। जितना भी काम अपने लाइफ में किए थे वो पूरा डिटेल शेयरिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा ना, उस समय उनका शरीर भी था, अभी थोड़ा तो कम है, पूरा एकदम। तो मुझे लगा ये पढ़े लिखे अच्छे होंगे और ये अगर इस लेवल पे है, इनको अकेला इस लेवल पे आए हैं, कोई भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी भी बढ़िया है और अच्छे खासे पढ़े लिखे होंगे। बोलते हैं कि दोस्तों मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब वो बोले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे लगा कम से कम ग्रेजुएशन तो जरूर किया हूँ, इससे तो कम नहीं किया हूँ। बोलते हैं दोस्तों मैं 3 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, वो भी मैं तीनों फैले फैल हूँ। फिर मुझे लगा ये पास फिर कैसे किए। बोल रहे हैं 3 क्लास पढ़ा हूँ, वो भी मैं तीनों फैले फैल हूँ। फिर वो बताते थे, एक्सप्लेन करते थे कि दोस्तों जहां पे मैं पढ़ाई करता था वहां पे मैं टीचर का सेवा करता था, स्कूल टाइम पे जाता था, झाड़ू वगैरह लगाता था, टीचर को चाय पानी इस तरीके से मैं सेवा करता था। टीचर हमें खुश होकर के पास कर देते थे। और मेरे पिछले महीने का जो इंसेंटिव है वो है 3,26,000। दोस्तों दोनों आंखों से मैं उन्हीं को देख रहा था, पूरा टक लगा करके 3,26,000। दोस्तों मैं 5,000 10,000 सुना करता था, इससे ज्यादा मैं हजम ही नहीं होता था मुझे। क्योंकि मेरे पिताजी जो है ना स्टील फैक्ट्री में काम करते थे उस समय मुंबई में, करीब 8-10 हजार रुपए कमाते थे।
महीने का, तो उसमें से 5,000 6,000 भेजते थे, तो पोस्टमैन के द्वारा जो पैसा आता था तो हमें रिसीव करने का मौका मिलता था। तो एक बार गिनते थे 5,000 7,000 8,000, तो उतना मुझे मालूम था कि लोग 8-10 हज़ार इतना कमाता होगा, लेकिन लाखों की बात मैंने सुना भी नहीं था, और यहाँ 3,26,000 की बात हो रही। अभी तो सुभद्रा दीदी आरडी लेवल पे शेयरिंग करके गई और बताइए 64,000, और ये बता रहे हैं 3,26,000, उसमें 3 क्लास फेल है। मैं सोच लिया कि राजकुमार पंडित यहीं पे काम करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, फॉर्म को फिलअप किया। उसके बाद जो ट्रेनिंग सेशन चलता है, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होता है, मैंने ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना शुरू किया, एजुकेशन ट्रेनिंग लेने लगा। जब एजुकेशन ट्रेनिंग लेने लगा तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। मुझे समझ में आ गया कि ये जो बिजनेस है ना, आने वाला टाइम का है, आने वाला वक्त का है। अगर मैं यहाँ पे दिल से काम करूंगा तो आने वाला समय बहुत खुशहाल होगा, बहुत बढ़िया होगा। हॉट मार्केट से मैंने काम करने लगा। ये मुझे मालूम हो गया कि ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस कामयाब होने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को सफल बनाने का बिजनेस है, कामयाब करने का बिजनेस है। जब कामयाब करना ही है तो फिर दूसरे लोग क्यों, अपने लोग क्यों नहीं। मैंने हॉट मार्केट में अप्रोच किया। ये खैर दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा, क्योंकि मैंने हॉट मार्केट में जितने लोगों को अप्रोच करता था ना, उसमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ प्रेजेंटेशन देखने के लिए आई गए थे। मैंने अपने सगा भाई को अप्रोच किया, मैंने अपने ममेरा भाई को अप्रोच किया, अपने मामा जी को अप्रोच किया, मैंने अपने फूफा जी को अप्रोच किया। ये 4 लोगों को मैंने शुरुआत में अप्रोच किया। 4 में से मेरे फूफा जी जो है ना, उस समय मना कर दिए, वो दिल्ली में मार्बल का काम करते थे। बाकी 3 लोग मेरे साथ में आए और तीनों लोग डायरेक्टली काम को शुरुआत कर दी। तीनों लोग मेरे साथ ज्वाइन किए। मेरे फूफा जी बोले कि पहले तू कामयाब हो जा, उसके बाद मैं आऊंगा। मैं सोचा कोई बात नहीं है। हालांकि मेरे फूफा जी भी जब मैं कंपनी में आरडी बना तो वो भी आकर के ज्वाइन किए, लेकिन उस समय नहीं किए, उस समय वो नहीं किए, लास्ट में वो किए। दोस्तों, सितंबर महीने में मैंने पीडी प्रमोशन नहीं लिया, लेकिन मैंने 3 डायरेक्ट किया। पीडी प्रमोशन मेरा हो नहीं पाया, थोड़ा सा मैं हताश हुआ, लेकिन मेरे अपलाइन ने उसमें मुझे संभाल लिया। मेरे अपलाइन ने मुझे बोले कि पीडी प्रमोशन नहीं हुआ है, लेकिन तेरे साथ 3 लोगों की टीम बन गई है, अब उनके साथ मिल करके काम करो, अगले महीने अच्छे सेल से पीडी प्रमोशन होगा। और दोस्तों ठीक ऐसा ही हुआ। अगले महीने अक्टूबर महीने था, और अक्टूबर महीने में मैं अच्छे सेल करके, अच्छे पीवी करके पीडी प्रमोशन हुआ फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन जैसे मैं पीडी बना तो जो मेरे अपलाइन लोग थे, मेरे सीनियर लोग, मेरे अपलाइन में सीताराम सर, महेश सर, गोप सर, संजीत सर, ये लोग मेरे अपलाइन में आते हैं। तो ये लोग प्लानिंग किए कि अब भागलपुर से जो है ना, हम लोगों को चलना है राजगीर। अक्टूबर में मैं पीडी बना, और प्लानिंग हुआ नवंबर महीने में, नवंबर 2007 में, कि हम लोगों को राजगीर चलना होगा। तो दोस्तों मैं तो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर था, तो जहां मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर लेके जा रहे थे, बस मैं ब्लाइंडली अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा था। मैं बोला ठीक है सर, अपलाइन लोगों के साथ में आ गया राजगीर। दोस्तों राजगीर आया 2007 नवंबर महीने में, मैं अपनी टीम के साथ मिल करके काम किया, और नवंबर महीने में मेरी ईडी प्रमोशन हुआ, इमरॉल डिस्ट्रीब्यूटर। और उसी महीने में गोप सर का राजगीर के अंदर पहला आरडी प्रमोशन, यानी नवंबर महीने में राजगीर के अंदर पहला आरडी बने मुंद्रिका गोप सर, जो हम लोग के सीनियर अपलाइन है। मैं ईडी बना, बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। मैं सोचा यार अब तो मैं ईडी बन गया। हालांकि मेरी प्रमोशन जल्दी जल्दी हो रहा था, इसके पीछे वजह था क्योंकि मैंने हॉट मार्केट से काम किया था, और मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे थे ना, सब लोग हॉट मार्केट से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से काम बहुत स्पीड में हो रहा था। नेक्स्ट अगले महीना दिसंबर था। दिसंबर महीने में मैंने जोर लगाया अपनी टीम के साथ, अपने टीम में ईडी प्रमोशन दिलाया, और मैं बन गया एसडी, सफायर डिस्ट्रीब्यूटर। एसडी प्रमोशन मेरा हो गया दिसंबर 2007। दोस्तों दिसंबर 2007 में एसडी प्रमोशन हो गया। अब मुझे आरडी बनना था, लेकिन कहते हैं ना कि उम्र अगर छोटा होता है तो कहीं ना कहीं जो समझदारी जो होता है वो भी कमी होता है। मैं एसडी बन गया था, और मैं सोच रहा था कि अब तो मैं आरडी बन जाऊंगा और स्टार आरडी में बन जाऊंगा।
मैं थोड़ा सा जो है ना, कहते हैं ना, ईगो आ जाता है। मैं ट्रेनिंग पे ध्यान देना कम कर दिया, टीम पे ध्यान देना कम कर दिया, मुझे लगा तो मैं एसडी बन ही जाऊंगा। वो मेरी गलती थी, और ये बातें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप ऐसी गलती ना करें। वहां पे मेरी छोटी सी गलती की वजह से नेक्स्ट अगले महीने मुझे आरडी बनना था, आरडी मैं आरडी नहीं बन पाया। और फिर दोस्तों जब नहीं बना तो और मुझे टाइम लग गया, उसी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया फ्रेंचाइजी में, तो आरडी प्रमोशन नहीं हो पाया। मुझे एसडी से आरडी बनने में वक्त लग गया, टाइम लग गया। सोचिए मैं दिसंबर 2007 में एसडी बना था, लेकिन मेरा जो आरडी प्रमोशन हुआ ना, ये आरडी प्रमोशन हुआ आपका जून 2008 में, यानी करीब 6 महीने का टाइम लग गया एसडी से आरडी बनने में। हालांकि दोस्तों मैं आरडी बना, और आरडी बना तो मैं बहुत खुश था आरडी प्रमोशन लेकर के। और मैं खुश इसलिए था क्योंकि ये ड्रीम लेवल था, सपनों वाली लेवल था, और उस लेवल पे मैं आ चुका था। कहते हैं ना कि ड्रीम लेवल था, तो ड्रीम लेवल पे आने के बाद अपने पहला ड्रीम को मैंने पूरा किया, सीडी डिलक्स बाइक परचेज किया। उस समय हीरो और होंडा एक साथ थी, आज दोनों अलग अलग है। हीरो अपनी भारतीय कंपनी और होंडा विदेशी कंपनी, दोनों एक साथ मिलकर के पहले बाइक बनाया करती थी। पर आज की डेट में हीरो अलग है, होंडा अलग है। हीरो जेट मैंने हीरो जो हीरो होंडा का सीडी डिलक्स मैंने गाड़ी परचेज किया था पहली आरडी लेवल का इंसेंटिव से। और जब मेरा पहला ड्रीम पूरा हुआ उसके बाद मैं घर गया था। जब मैं घर गया था तो मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे दोस्त लोग, सब लोग बहुत खुश थे कि लड़का बाइक ले लिया है। लेकिन दोस्तों जो मेरा जर्नी चल रहा था ना, सीडी लेवल से आरडी लेवल तक का जो जर्नी था, उस जर्नी में जब मैं घर पे जाता था लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे, बहुत हंसते थे। और इसके पीछे की वजह था, जब मैं सीडी लेवल पे काम कर रहा था तो मेरे गांव से एक सज्जन व्यक्ति आए थे प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद नेगेटिव हो गए। ये बात भागलपुर की ही है। और वो चैलेंज किसी और के साथ नहीं, चैलेंज कर दिए थे कि मेरे एरिया से, वो मेरे गांव के सज्जन व्यक्ति थे, मेरे एरिया से इस कंपनी में एक भी आरडी नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों संजीत सर जो हम लोगों के उस समय एसडी थे, वो बोले थे मैं आपके गांव से ही बना करके दिखाऊंगा, आपके गांव से ही कामयाब होकर के दिखाऊंगा। और जो मेरे गांव से सज्जन व्यक्ति आए थे वो नेगेटिव तो हो गए, बात यहां तक खत्म नहीं हुई। वो नेगेटिव होने के बाद गांव में जाकर के जो भी उस एरिया से लोग काम कर रहे थे ना, उसका लिस्ट बना करके गया था कि कौन कौन लोग है। और उसके पेरेंट्स को जाकर के, उसके गार्जियन को जाकर के बोल दिए कि आपका जो लड़का है ना किसी कंपनी में जाकर के फंस गया है, और वो गोईठा में घी सुखा रहा है। हमारे बिहार में फेमस है, यानी गोईठा में घी सुखाने का मतलब समझो कि कुछ नहीं होगा। और जब पेरेंट्स को इस तरीके की बात जब बोल दिया तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है ना बुलाने लगे, और वो दबाव मेरे ऊपर भी आने लगे। कई सारे लोग दबाव में, गार्जियन के दबाव की वजह से काम को छोड़ दिए। मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि बेटा सब लोग बोल रहे हैं तो तुम भी आ जा, छोड़ दो। लेकिन दोस्तों इधर दिखाई पड़ रहा था 64,000 और 3,26,000 जो मैंने प्रेजेंटेशन में लोगों का इंसेंटिव सुना था। दिमाग में तो वही चल रहा था, खाते पीते सोते जागते आरडी लेवल 3,26,000 64,000 दिमाग नहीं चल रहा था, और घर से दबाव आ रहा था काम छोड़ दो। लेकिन मैं बस यही सोचता था कि अगर मैं किसी तरीके से अगर इस कंपनी में अगर आरडी बन गया तो आने वाला टाइम बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों मैं भी परेशान होता था, हताश होता था, निराश होता था, लेकिन ग्लेड में मैं टिका रहा। इसके पीछे तो कई सारे कारण है, लेकिन मुख्य दो चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से दोस्तों एक घर की गरीबी, और उस गरीबी से मैं छुटकारा पाना चाहता था, लाइफ में कुछ अलग करना चाहता था। उस गरीबी की वजह से मैं यहाँ पे टिका था। दूसरी चीजें जो मैं चंडीगढ़ गया 3 महीने के लिए, चंडीगढ़ में जो मैं गया था वहां पे मैंने देखा था कि पैसे कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, किस तरीके से लोग बोलते हैं। वो 3 महीना जो मैंने चंडीगढ़ में जो टाइम दिया था ना, वही वजह से मैं टिका कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं गैलवे में अगर भूल से भी अगर मैं आरडी बन गया ना तो यहाँ से 30,000 40,000 50,000 मैं कमाऊंगा। और इसी वजह से मैं बिल्कुल टिका रहता था।
तो दोस्तों जब मैं शुरुआत में घर पे जाता था, लोग मजाक उड़ाया करते थे, हंसते थे, लेकिन मैं ट्रेनिंग बहुत दिल से लिया करता था। तो मेरे अपलाइन लोग मुझे एक ही बातें कहा करते थे कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है आज कौन हंस रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि बाद में कौन हंसेगा। आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी, लेकिन जिस दिन तुम कामयाब हो गया, जिस दिन तुम सफल हो गया, तेरे सामने खड़ा भी नहीं होगा। दोस्तों जब मैं आरडी बन करके बाइक लेकर के गया, वही दोस्त लोग जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, हंसते थे, वही लोग बोलते थे भाई तू पढ़ने में बहुत तेज था, तेरे बारे में तो मुझे पहले से पता था, तू कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। यानी उसकी बात बदल गई। बदलते भी वो लोग बहुत ज्यादा है, गिरगिट होते हैं गिरगिट। पहले कुछ और बोल रहे थे, जब मैं आरडी बन गया, बाइक लेकर के गया, तो बोला भाई तेरा किस्मत बढ़िया था, तू बन गया। और शुरुआत में तो मजाक उड़ाया नहीं करते थे, शुरुआत में बोलते थे कंपनी कुछ दिनों की मेहमान है, चल जाएगी, 15 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। जब 15 दिन हो गया, बोला 1 महीना में भागेगी। जब 2 महीना हो गया, बोला कि कंपनी पहले इस पैसा इकट्ठा कर रही है, 3 महीना में भागेगी। फिर बोला 4 महीना में भागेगी, जब पैसा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना तब तो भागेगी। जब मैं आरडी बन गया, फिर वही लोग बोले यार मुझे मालूम था तू कामयाब हो जाएगा। दोस्तों आरडी बनने के बाद मैं रुका नहीं, मैं पूरी दिल से काम करने लगा, पूरी दिल से मैं काम कर रहा था। फिर मेरी टीम में आरडी का लाइन लगने लगे, आरडी बहुत सारे लोग आरडी बनने लगे, बहुत सारे लोग। और उसके बाद दोस्तों मैं जो काम कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं अब डीडी बनूं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, और कहीं ना कहीं डायमंड बनने के लिए, एलडीडी बनने के लिए 3 अलग-अलग लाइनों में आरडी खड़ा करना पड़ता है। लेकिन हमसे पहले हमारे डाउन लाइन में सुबोध जी, पहले वो एलडीडी बन गए, डायमंड बन गए, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो Recording in progress. सर आप भी जल्दी से जल्दी डीडी बनिए। लेकिन दोस्तों मैं कर क्या रहा था, मैं वहां पे भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। मैं डायरेक्ट तो कर देता था, लेकिन डायरेक्ट करने के बाद मुझे अपने आप में लगता था यार मैं किसी को भी डायरेक्ट कर देता हूं, मैं डायरेक्ट बहुत ज्यादा करता था। लेकिन डायरेक्ट करने के बाद सिर्फ डायरेक्ट करना बड़ी बात नहीं है, लोगों को कामयाब करना बड़ी बात है, लोगों को सफल करना बड़ी बात है। फिर मेरे डाउन लाइन लोग बोले कि सर डायरेक्ट कम मारिए, लेकिन आप उनको जो है ना आरडी बनाइए, उनको आप कामयाब करिए। फिर मैं वही फार्मूले पे मैंने काम करने लगा। और दोस्तों इस बीच में मुझे आरडी से डीडी बनने में काफी वक्त लग गया, जब तक मेरी डाउन लाइन में बहुत सारे लोग डीडी बन गए, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं डायमंड प्रमोशन लिया, और ये डायमंड प्रमोशन जो मेरा हुआ, ये डायमंड प्रमोशन आपका 15 में, 2015 अप्रैल 2015 में मैं एलडीडी बना। दोस्तों उस बीच में मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन अपने बड़े ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं एलडीडी बना, तो मेरा जो गांव में मिट्टी का घर था, बरसात के मौसम में पानी गिरता था, मैंने अपना गांव में शानदार घर बनाया एलडीडी बनने के बाद। लेकिन जब दोस्तों मैं एलडीडी बना, तो हमारे डाउन लाइन लोग जीडीडी बन गए। हमारी टीम में सबसे पहले वर्मा जी जीडीडी बन गए, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। फिर और भी लोग बन गए। जब मैं डीडी बना तो वो लोग जीडीडी बन गए। फिर बोले सर अब आप भी जीडीडी बनिए। दोस्तों मैंने फिर अपने 3 अलग-अलग लाइनों में डीडी बनाया और जीडीडी बना, ग्लोबल डायमंड बना। डीडी लेवल पे मैंने कई सारे सपना पूरा किया, लेकिन जैसे ही जीडीडी बना, तो जीडीडी बनने के बाद जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत सपना था ना, वो भी पूरा हो गया। जैसे कि फिर मैं सोचा कि शहर में घर बनाऊंगा, बहुत बोध गया, जैसे शहर में मैंने घर बना लिया अपना, और भी कई सारे जगह पे यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। फिर सपना था 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का, 4 व्हीलर गाड़ी परचेज कर लिया। जो भी सपना एक युवा का होता है, अनपढ़ का, वो सब सारे सपने गैलवे से दोस्तों मेरा कब का पूरा हो चुका है। एक युवा का क्या सपना होता है? 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने का। दोस्तों मैं गैलवे से एक नहीं 5 बाइक परचेज किया। एक युवा का सपना होता है घर बनाना। दोस्तों एक एक घर नहीं, मैंने 2-2 घर बनाए, गांव में घर बनाया, शहर में घर बनाया। सपना क्या होता है? 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का, मैंने विटारा ब्रेजा गाड़ी परचेज किया। सपना क्या होता है? एरोप्लेन में सफर करना, सैकड़ों बार हवाई जहाज पे बैठ चुका हूं। क्या सपना होता है? विदेश यात्रा करना, विदेश यात्रा भी करके आ गया हूं। क्या सपना होता है? अच्छे-अच्छे होटल में खाना खाना, अच्छे-अच्छे होटल में ठहरना। दोस्तों आज ना जाने अलग-अलग शहरों में कितने सारे 5 स्टार होटल में ठहर चुका। ये सब कहीं ना कहीं एक गरीब घर का लड़का आज गैलवे की वजह से
सब कुछ मुमकिन हो पाया दोस्तों। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज राजकुमार पंडित अगर गैलवे में ग्लोबल डायमंड है और आज लाखों का इंसेंटिव कमा रहा है, दोस्तों आज बारी मेरी है, कल बारी आपकी होगी। मैंने आपको बताया ना कि जनार्दन सर उस समय डीडी लेवल पे थे, एलडीडी लेवल पे, सुभद्रा दीदी उस समय आरडी लेवल पे थी, 64,000 का इंसेंटिव था, स्टेज पे थी। लेकिन उस समय मैंने सोचा कि आज इनकी बारी है, मैं भी बनूंगा। दोस्तों आज उनके साथ मैं भी ग्लोबल डायमंड। आप में से जितने भी सीडी या जितने भी पीडी है, ईडी है, आप अलग अलग स्टेट में जहां से भी मेरी बात को सुन रहे हैं, याद रखिएगा, देर है अंधेर नहीं है। जितने भी लोग गैलवे में काम को शुरुआत किया है ना, सब लोग सीडी लेवल पे ही शुरुआत किए हैं। शुरुआत सब लोग छोटा से ही किए हैं, और वो जो जर्नी है ना, पीडी प्रमोशन, ईडी प्रमोशन, एसडी प्रमोशन, आरडी प्रमोशन, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी खट्टा मीठा बहुत होता है। कभी आपको पता है, कभी आपको लगेगा मैं तो बहुत आसानी से बन जाऊं, आरडी में बनी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी लगेगा मैं आरडी बन ही नहीं सकता, मेरी बस की बात ही नहीं है। जब आप किसी को अप्रोच करेंगे, आपके साथ गेस्ट आ जाएंगे, तो आपको लगेगा एकदम मेरी प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन गेस्ट कोई मना कर देंगे या कोई बोला देंगे, रिजेक्शन देंगे, तो कभी कभी लगेगा यार, लग रहा है ना कि उनका किस्मत बढ़िया था, वो बन गए, मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन जब किसी की ट्रेनिंग लेंगे आप फिनिशर का, जैसे आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और भी किसी अलग अलग अप्लायंस की मीटिंग अटेंड करेंगे, तो आपको लगेगा यार आरडी बनना आसान है, डीडी बनना आसान है, जीडीडी बनना आसान है। लेकिन जब रिजेक्शन मिलेंगे, जब परेशानी आएगी, तो आप टूटेंगे, हताश होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपके पास जो है ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई वजह होना चाहिए गैलवे में काम करने की। जब आपके पास कोई ना कोई वजह होगा ना, कोई ना कोई कारण होगा ना, तो जितनी बड़ी चुनौती आ जाए, जितनी बड़ी रिजेक्शन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि घर की गरीबी की वजह से मैं इस काम को छोड़ नहीं रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं बाहर में पढ़ाई करूंगा तो 10-12 हजार की नौकरी मेरी कहीं भी लग जाएगी। लेकिन अगर मैं गैलवे में भूल से भी आरडी बन गया ना, तो सिर्फ मेरा सपना पूरा नहीं होगा, मेरे परिवार का सपना पूरा होगा, मेरे घर वाले लोग के सपना पूरा होगा। आज मेरे घर में सपना किसी का भी हो, पूरा मैं करता हूं। क्योंकि दोस्तों गैलवे में मैंने इतना पैसा कमा लिया और आज भी बढ़िया पैसे कमा रहा हूं। आज भी मैं अपने परिवार के सपने को पूरा कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं गैलवे में नहीं होता तो आज मैं जिस मुकाम पे हूं, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। दोस्तों मैं इस लायक भी नहीं था, लेकिन आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। और मैं आपको बताता हूं, गैलवे की वजह से दोस्तों मैं 26 साल की उम्र में करोड़पति बन गया, मात्र 26 साल की उम्र में। जिस एज में लोग कॉलेज में रहते हैं, जिस एज में लोग पढ़ाई करते हैं, उस एज में मैं करोड़पति बन गया गैलवे की वजह से। ऐसे तो करोड़पति देखेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर करोड़पति पता कौन होते हैं? अपने बाबा की वजह से, अपने पिताजी की वजह से। क्योंकि इतने सारे संतान, इतने सारे दौलत छोड़ करके जाते हैं, वो करोड़पति ही होते हैं। चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच लेकर के ही पैदा होते हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो धीरू भाई अंबानी का जो बेटा मुकेश अंबानी जी है, तो कहीं ना कहीं वो रईस घर में पैदा लिए। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी रईस घर में पैदा नहीं लिए थे, वो एक गरीब घर में पैदा लिए थे। लेकिन उनका बेटा गरीब घर में जन्म नहीं लिया है। तो बहुत सारे लोग करोड़पति होते हैं अपने पिताजी की वजह से, अपने दादाजी की वजह से। मैं एक गरीब घर में जन्म लिया, जिस घर में दोस्तों 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ने के लिए घर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता था। 8 से 10 किलोमीटर दूरी। घर में साइकिल नहीं था, और मेरे दोस्तों में सब लोगों के पास साइकिल था। दोस्त के साथ जाते थे, उसी के साथ में आते भी थे। 6 महीने के बाद जो है ना, मेरे पिताजी मुझे साइकिल दिए थे, हीरो जेड, मुझे आज भी याद है। सोचिए कि जिस घर में साइकिल नहीं था, जिस घर में मिट्टी का, मतलब कि मिट्टी का घर था, पानी गिरता था, घर की स्थिति इतना खराब था, मेरे पिताजी मुंबई में स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। और उस घर से उठना और उठने के बाद दोस्तों
मात्र 26 साल की उम्र में करोड़पति बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी अपने दम पे, अपने बलबूते मेहनत करके, और इतना कुछ करना। दोस्तों मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, जिनका भी स्टूडेंट लाइफ चल रहा होगा। दोस्तों मैं जानता हूं जो स्टूडेंट लाइफ होता है ना, सबसे बेस्ट लाइफ होता है, बहुत बढ़िया, ना किसी चीज का फिक्र, ना तो पैसे की कोई फिक्र होता है, क्योंकि घर से मम्मी पैसे दे रहे होते हैं, पिताजी पैसे दे रहे होते हैं, भले घर में स्थिति खराब हो, भले मम्मी पापा भरपेट खाना ना खाए, लेकिन अपने बेटे को भरपेट खिलाते, अपने बेटी को भरपेट खिलाते, और हर माता पिता ये कोशिश करता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, अपने दम पर सब कोशिश करते हैं, पूरा करते हैं। दोस्तों सही वक्त पे, सही समय पे आपको रेलवे आने का मौका मिला है, आप अगर जल्दी आए ना तो जल्दी सक्सेस करेंगे, जल्दी कामयाब होंगे। बस इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझने की जरूरत है, इसकी ताकत को समझने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने शुरुआत में ही समझ लिया था कि आने वाला टाइम का बिजनेस है, बस शुरुआत में मुझे दिल से काम करने की जरूरत है, और यही दिल से काम करने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। आप ये सोचो ना कि जब राजकुमार पंडित अगर जीडीडी बन सकता है, अगर महीने का लाखों कमा सकता है, तो फिर मैं भी कमा सकता हूँ। जब इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो फिर आप भी कर सकते हैं। हाँ कभी कभी लगेगा, कभी कभी लगेगा कि जीडीडी पहाड़ है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक डायलॉग से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। आप लोग दशरथ मांझी जी का नाम सुने होंगे, जो कि बिहार से आते हैं और गया से ही आते हैं। गया में एक जगह है गहलौर घाटी, गहलौर घाटी एक जगह है। दोस्तों दशरथ मांझी जी को एक बात चुभ गई, और उस बात की वजह से उन्होंने पहाड़ को काट दिया। हालांकि उस पहाड़ को काटने में उनको 20 साल से ज्यादा वक्त लग गया। एक बात उनको गड़ गई, और उस बात की वजह से उन्होंने पहाड़ को काट दिया। उनसे एक बार एक पत्रकार पूछा था कि आपने इस पहाड़ को क्यों काट दिया? बोला मैं अपनी वाइफ से प्रेम करता था, अब मैं इस पहाड़ से करता हूं, और जब तक मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, और इसके लिए जितनी चुनौती आई, जितनी परेशानी आई, नहीं रुके, और उसको काट करके रास्ता बना दी। तो दोस्तों उनका ये कहना था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। तो इसको ऐसे समझिएगा कि अगर अगर जीडीडी पहाड़ है, अगर जीडीडी पहाड़ है, तो आप ये सोचो कि मैं भी दशरथ मांझी हूं, जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक जीडीडी बनूंगा नहीं, जब तक रुकूंगा नहीं। क्या लगता है जो जीडीडी बने, क्या हम से अलग है क्या? क्या उनके पास दो से ज्यादा आंख है? क्या दो से ज्यादा पैर है? क्या उनके पास एक से ज्यादा शरीर है? अरे आप ये सोचो ना कि जब राजकुमार कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कुदरत आपके साथ कोई भेदभाव किए हैं? आपको भी 24 घंटे का ही वक्त दिए हैं, मुझे भी मिला। जब मैं कर सकता हूं तो फिर आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, आप कर सकते हैं। आपको मैं एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना हो। माउंट एवरेस्ट कब से है? जब से धरती है तब से माउंट एवरेस्ट है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे कोई नहीं चढ़ा, लेकिन एक आदमी ने जिगरा दिखाया और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, जिसका नाम था दोस्तों एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी साबित किया, पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, और जब एडमंड हिलेरी चढ़ा, बहुत सारे लोग चढ़ गए। आज की डेट में हजारों लोग उस पे चढ़ चुके हैं। कई सारे विकलांग लोग चढ़ गए हैं, विकलांग लोग, सोचिए ना। कई सारे वृद्ध लोग चढ़ गए, कई सारी लड़की लोग चढ़ गई है। उसमें से एक लड़की है संतोष यादव। दोस्तों जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय की बात मैं बता रहा हूं, उस समय वो 2 बार चढ़ चुकी थी, संतोष यादव। पता नहीं और चढ़ी है, और चढ़ गई है क्या? एक बार नहीं, 2 बार चढ़ चुकी है। जब कोई और कर सकता है ना, फिर आप भी कर सकते हैं। जब कोई नहीं करता ना तो पहाड़ होता है। हाँ इस बात को मैं जानता हूं, जब कोई नहीं करता तो पहाड़ होता है, लेकिन जब कोई ये कर दिया ना तो फिर आसान हो जाता है। एक और उदाहरण देता हूं, सचिन तेंदुलकर। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। शाहिद अनवर का रिकॉर्ड था 194 रन का, वनडे में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था 194 रन का।
उससे पहले सनत जसूरिया का था 186 रन। फिर उसकी बराबरी सचिन तेंदुलकर किए थे, 186 रन बनाए थे और उनकी रिकॉर्ड की बराबरी किए थे। हालांकि साइज अनवर का रिकॉर्ड जो वनडे में था 194 रन का, वो काफी सालों तक रहा, काफी सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। और क्रिकेट काफी पहले से हो रहा था, लेकिन वनडे में कोई दोहरा शतक नहीं लगाया। लेकिन सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने वनडे में दोहरा शतक लगाया। अब खिलाड़ियों को लगा कि वनडे में दोहरा शतक भी लगाया जा सकता, लग सकता है। सचिन तेंदुलकर जो कि भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरू दोहरा शतक लगा दिए वनडे में। रोहित शर्मा लगा दिए, वो भी एक बार नहीं, सोचिए आप। फिर उसके बाद उसको मार्टिन गुप्टिल लगा दिए, क्रिस गेल लगा दिए, ऐसे कई सारे खिलाड़ी लगा दिए वनडे में दोहरा शतक। सोचिए आप, जब कोई नहीं लगाया था, कोई नहीं लगा रहा था, जब गैलेरी में कोई जीडीडी नहीं बना तो जीडीडी पहाड़ था, मैं जानता हूं। लेकिन जब एक बन गया ना, फिर लोगों का आदत हो गया कि जब एक बन सकता है तो फिर 10 क्यों नहीं बन सकता है, 50 क्यों नहीं बन सकता है, 100 क्यों नहीं बन सकता है। आपकी बारी है, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है जीडीडी। पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर इस गैलरी में कोई और बन सकता है तो फिर आप भी बन सकते हैं। पूरे जुनून के साथ काम करिए, पूरे दिल से काम करिए, पूरे लगन के साथ काम करिए, अपना हौसला मत हारिए। और जब आप सफल होंगे ना, चारों तरफ आपका नाम होगा, आपके घर में भी होगा, समाज में भी होगा, और जो भी आपके आसपास सब जगह। क्योंकि जब पैसे आएंगे ना, तो फिर आपका जो ओहदा है ना, वो काफी ऊपर हो जाएगा, आपके नाम के आगे पीछे सरनेम लग जाएगा, बड़ा इज्जत से लोग बात करेंगे। पैसे में बहुत पावर है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, मैं भी मानता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की अहमियत उतना जरूर है जितना कि गाड़ी में पेट्रोल की अहमियत है। पैसे की अहमियत वहां पे समझ में आती है जब घर में खाना नहीं बनता है, भूखे पेट सोना पड़ता है, और पेट में जब गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट जब होती है ना रात में, जब नींद नहीं आती है, तो समझ में आता है पैसे की पावर क्या है। जब स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है ना, उस समय समझ में आता है कि पैसे की पावर क्या है। जब डॉक्टर अपने यहाँ एडमिट नहीं लेते हैं ना, उस समय समझ में आता है कि पैसे की पावर क्या है। जब पॉकेट में पैसे नहीं होते और बस से जब कंडक्टर नीचे उतार देता है ना, तो समझ में आता है कि पैसे की पावर क्या है। जब शादी लगती है ना बच्ची की, और पैसे की वजह से रिश्ता कट जाता है, तो समझ में आता है कि पैसे की पावर क्या है। जब दहेज में 4 व्हीलर मांगता है और नहीं दे पाते हैं, रिश्ता कट जाता है, तो समझ में आता है कि पैसे की पावर क्या है। हाँ, मैं भी जानता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा की अहमियत उतना जरूर है जितना कि गाड़ी में पेट्रोल की अहमियत है। और हम लोग जो है ना, एक ऐसी जगह पे आए ना दोस्तों, जहां पे पैसे जरूरत के हिसाब से नहीं, चाहत के हिसाब से आता है। आप चाहते कितना है, चाहते कितना है। सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, बताने के लिए, पर एक ही दिन में संभव नहीं है। और मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से ही कहूंगा, पूरी दिल से लगन के साथ काम करिए और प्रमोशन लीजिए। एक लेवल पे रुके मत रहिए, थके मत रहिए। ये नहीं कि राजकुमार पंडित की तरह पता चले आरडी से डीडी बनने में वक्त लगा दिए, नहीं, गलती नहीं करना है। शुरुआत से ही प्लानिंग करना आरडी डीडी जीडीडी का, शुरुआत से ही प्लानिंग करना क्रोन मास्टर बनने का। बड़ा इंसेंटिव बनाने के ऊपर काम करने की जरूरत है, रुकना नहीं है। हाँ, जहां पे प्रॉब्लम आएगा, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे। इसके ऊपर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही तो चलता है, गिरता वही तो चलता है। बस इतना सा करना है, फिर से उठकर वहीं से चलना है। जहां से गिरे है ना, फिर से उठकर वहीं से चलना है। ये नहीं जहां गिरे वहीं पर थक करके बैठ गए, रुक गए। दोस्तों, अगर ऐसा करोगे ना, तो फिर संभव नहीं है, ये कहीं संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो दशरथ मांझी जी गहलोत घाटी को काट करके रास्ता नहीं बनाए होते। अगर ऐसा होता ना, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान नहीं बने होते। जब उनको बाउंसर लगा था ना नाक में, तो पूरा ब्लड गिर रहा था। अगर उसी समय सोच लेते क्रिकेट मेरी बस की बात नहीं है, तो क्रिकेट की दुनिया में 100 शतक नहीं लगा पाते, मास्टर ब्लास्टर नहीं बन पाते। अमिताभ बच्चन जी अगर ये सोच लेते कि मेरा आवाज भारी है, दोस्तों सदी का महानायक नहीं बन पाते, नहीं बन पाते।
जो भी कुछ आपके जीवन में होता है ना, आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए, हंसते हुए रहिए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे साथ इतना समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।